Hello friends, in this video we are going to see LPP using simplex method. So many methods are used in the LPP model like simplex method, dual simplex method, big M method and etc. Now we are going to see maximization type of LPP problem. Now let's see LPP using simplex method. मैक्सिमाइजेशन टाइप ऑफ LPP प्रॉब्लम विथ 3 कॉन्स्टेंट. बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो मैक्सिमाइजेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम पे ही बेस्ड है, बट 3 कॉन्स्टेंट यूजिंग द 3 कॉन्स्टेंट. लास्ट वीडियो जो मैंने आप लोगों को दिया था उसमें मैक्सिमाइजेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम बट यूजिंग द 2 कॉन्स्टेंट. क्लियर? आई थिंक वो वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा. आप इसको भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें मैक्सिमम, और कोशिश करूंगी कि आप लोगों को समझ में आए. नाउ क्वेश्चन लेते हैं. सॉल्व द फॉलोइंग LPP यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड. मैक्सिमाइजेशन Z इज इक्वल टू 4x1 प्लस 10x2 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट 2x1 प्लस 2x2 लेस देन इज इक्वल टू 50, 2x1 प्लस 5x2 लेस देन इज इक्वल टू 100, 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इज इक्वल टू 90 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0. इट मीन्स कि फर्स्ट सॉल्व करने से पहले अगर हम LPP प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मैथड से सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट वी चेक गिवन LPP इज ऑलरेडी मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन. फर्स्ट गिवन कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट्स आपके पास गिवन है उसके अकॉर्डिंग चेक द वैल्यू मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम. स्टेप 2, अगर इस न्यूमेरिकल को हम देखें तो ऑल कांस्टेंट्स आर मैक्सिमाइजेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज ऑल कांस्टेंट्स आर लेस देन इज इक्वल टू. स्टेप 2 में आते हैं, चेक द कि ऑल कांस्टेंट आर सेम साइन. दैट्स ए क्लियर. ऑल कांस्टेंट आर सेम सिग्नेचर, सेम साइन. स्टेप 3 में आते हैं, कन्वर्ट द इनइक्वलिटी इनटू इक्वलिटी. फर्स्ट स्टेप LPP का है. अगर देखा जाए तो जो भी हमारे पास इनइक्वलिटीज़ गिवन है उन इनइक्वलिटी को कन्वर्ट करते हैं इक्वलिटीज़ में. अब इक्वलिटीज़ में कन्वर्ट करने के लिए कुछ मेथड्स आप लोगों को लास्ट में मैंने बताए थे, लास्ट वीडियो में. बस यहाँ पे हम 3 कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं. लास्ट वीडियो में 2 कांस्टेंट्स अप्लाई किए गए हैं थे. मैक्सिमाइजेशन Z इज इक्वल टू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज सेम 4x1 प्लस 10x2 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट. अगर आपके पास मैक्सिमाइजेशन टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है तो हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स को इनइक्वलिटी से इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए एट द वन स्लैक वेरिएबल इज इक्वल टू 50. इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट प्रोसेस इक्वेशन नंबर 2 सेम कि वन स्लैक वेरिएबल एट द लेफ्ट हैंड साइड एंड वैल्यू इज इक्वल टू 100. इक्वेशन नंबर 2. थर्ड पे आते हैं, 2x1, थर्ड इक्वेशंस 2x1 प्लस 3x2 प्लस s3 यानी थर्ड स्लैक वेरिएबल इज इक्वल टू 90. इक्वेशन नंबर 3. आपके पास वेरिएबल्स हो गए बेसिक वैल्यूज x1, x2, s1, s2, s3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0. क्लियर? If given the problem is maximization type, then one slack variable at the left hand side s1, second equation at the one slack variable is s2 and third is the one slack variable is s3. Then s1, s2, s3 जो भी slack variables आपने लिए हैं at the objective function with 0 coefficient, 0 into s1, 0 इंटू s2 प्लस 0 इंटू s3, जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए और हमारे स्लैक वेरिएबल या हमारे जो भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स है एट द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस. अब देन कैलकुलेट द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन. तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए हमें सिंप्लेक्स टेबल 1 ड्रॉ करनी पड़ेगी. अब आते हैं हम सिंप्लेक्स टेबल में. ठीक है, सिंप्लेक्स टेबल फॉर्मेट लास्ट क्लास में मैंने आपको फॉर्मेट बताया था
कि फॉर्मेट हमारा वही रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बेसिक वेरिएबल्स जो भी हमारे कॉन्स्टेंट्स या इनइक्वलिटीज़ में यूज़ हुए हैं, x1, x2, s1, s2, s3. कोफिशिएंट ऑफ x1 इट मीन्स दैट कि हमने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे लेंगे लाइक दिस. ऑब्जेक्टिव फंक्शंस कोफिशिएंट इज x1, x2, s1, s2, s3. यहाँ पे हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x1 इज 4, कोफिशिएंट ऑफ x2 इज 10, कोफिशिएंट ऑफ s1 इज 0, s2 इज 0, s3 इज 0. क्लियर. ऐसे ही बेसिक वैल्यूज हमारे पास 3 हैं, s1, s2, s3. कोफिशिएंट ऑफ s1 इज बेसिक वैल्यू इज 0, कोफिशिएंट ऑफ s2 इज बेसिक वैल्यू इज 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ s3 इज बेसिक वैल्यू इज 0. अब आते हैं जो ये मैट्रिक्स हमारी जनरेट होगी, यानी मैट्रिक्स s1, s2, s3 रो के लिए x1, x2, s1, s2 वो हमारे किससे जनरेट होती है, कांस्टेंट से. यानी हमारे पास जो इक्वेशंस गिवन होती हैं हम उनसे मैट्रिक्स जनरेट करते हैं. लाइक आपके पास क्वेश्चंस ये है ना, इक्वेशंस 2x1, 2x2, s1, 50, उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे. कोफिशिएंट ऑफ x1 इज 2, कोफिशिएंट ऑफ x2 इज 2, s1 कोफिशिएंट इज 1, s2 एंड s3 कोफिशिएंट इज 0. वैल्यू इज इक्वल टू 50. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट इक्वेशंस पे जाते हैं. कोफिशिएंट ऑफ x1 इज 2, कोफिशिएंट ऑफ x2 इज 5, s1 is 0, s2 is 1 and s3 is 0. Value is equal to 100. Clear? Now the next third point या third equation, coefficient of this 2, 3, 0, 0 and 1 and value आ गई 90. Clear? तो जो मैट्रिक्स हमारी जनरेट होती है वो हमारी जनरेट होगी जो भी हमारे गिवन कॉन्स्टेंट्स होंगे जिनको हमने इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट किया है. ठीक है. तो ये आपके पास मैट्रिक्स जनरेट हो गई. अब आते हैं फर्स्ट. आपको ही पता है कि फर्स्ट हम क्या चेक करते हैं. लास्ट वीडियो में बताया था कि हम सिंप्लेक्स मेथड के अंदर ऑप्टिमलिटी कंडीशन चेक करते हैं. तो ऑप्टिमलिटी तक जाने के लिए फर्स्ट हमें सॉल्व करना पड़ेगा जेड जे के लिए. सॉल्व करने के लिए आपको बताया था 0 इंटू 2. जेड जे कैलकुलेशन के लिए आपको बताया था 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2. तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 0. x2 के लिए 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 3 वैल्यू इज 3. नेक्स्ट डिटेल मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर जो दिया था उसमें अपलोड करा दिया है. आप लोग एक बार चेक कर लेना उसको. सेम कैलकुलेशन है, कुछ भी चेंजेस नहीं है. 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0. s2 0 इंटू 0, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 वैल्यू, सॉरी यहाँ भी वैल्यू 0 आएगी, सॉरी. ठीक है. 0 इंटू 0 ये भी वैल्यू 0 और 50 इंटू 0, 100 इंटू 0, 90 इंटू 0 इज 0. अब आते हैं सी जे माइनस जेड जे. सी जे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x1, x2, s1, s2. तो सी जे की वैल्यू इज 4, 4 माइनस 0 इज 4, 10 माइनस 0 इज 10, 0 माइनस 0 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0 एंड यहाँ भी आ गया 0. ठीक है. देन चेक द ऑप्टिमलिटी. ऑप्टिमलिटी कंडीशन सी जे माइनस जेड जे इज लेस देन इज इक्वल टू 0. ठीक है. ये कंडीशन एट द ऑल रो होल्ड कर रही है, देन सेटिस्फाइड द ऑप्टिमलिटी. बट अगर नहीं होल्ड कर रही तो ऑप्टिमल कंडीशन नहीं है या ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें नहीं मिलता है. तो देन चेक करते हैं सी जे माइनस जेड जे is not a get less than is equal to 0. It means that whole 2 terms are positive and 3 terms are 0. क्लियर है. तो कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है. देन हम प्रोसीड करेंगे टेबल 2 में. या टेबल 2 में एंटर करेंगे. अब टेबल 2 में जाने के लिए बेसिक हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, की कॉलम, की रो एंड की एलिमेंट. क्लियर. की कॉलम, की रो एंड की एलिमेंट. बेसिकली हमें 3 वैल्यूज ऐसी चाहिए होती हैं जिसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सके. तो आते हैं सेलेक्ट द की कॉलम. फर्स्ट हम क्या सेलेक्ट करेंगे, की कॉलम. की कॉलम सेलेक्ट करने के लिए सी जे माइनस जेड जे में मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू. चेक दी मैक्सिमम
positive value. Maximum positive value is 10. Clear? Then key column is x2. x2 is a key column या x2 is a entering variable. Both are similar. Select the key column, then select the key row. Key row के लिए क्या करोगे? की रो सेलेक्ट करने के लिए सोल्यूशन डिवाइड बाय की कॉलम यानी 2. इट मीन्स दैट 25 सोल्यूशन 100 डिवाइड बाय की कॉलम वैल्यू इज 5, वैल्यू इज 20, सोल्यूशन वैल्यू इज 90 डिवाइड बाय की कॉलम वैल्यू इज 3, वैल्यू इज 30. क्लियर? रेशियो कैलकुलेट कर लिया. रेशियो से हम कैलकुलेट करते हैं की रो. की रो सेलेक्ट द मिनिमम positive value. Minimum positive value is 20. Then select the S2 is a key row. Clear है? S2 is a key row and X2 is a key column. और key element क्या हो गया? 5. फर्स्ट वाली टेबल से calculate the 3 variables X2 entering variables, S2 leaving variables and key element is equal to 5. देन आगे हम प्रोसीड करेंगे फिर से टेबल 2 में. टेबल 2 का सेम प्रोसेस है जो हमारा फॉर्मेट पहले भी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को. लास्ट वीडियो में भी फॉर्मेट हमारा सेम रहता है सिंप्लेक्स टेबल का. सेम जो भी वैल्यूज़ होती हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की उसको हम यहाँ पे ऐसे पुट कर देते हैं. अब आते हैं बेसिक वेरिएबल्स. बेसिक वेरिएबल्स क्या है? यहाँ पे x2 क्या था? एंटरिंग वेरिएबल. इट मीन्स दैट कि न्यू टेबल के लिए x2 किससे रिप्लेस हो जाएगा? S2 से. ठीक है? S1 एंड S3 की वैल्यू सिमिलर रहेगी. इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो भी एंटरिंग वेरिएबल मिला है एंटरिंग वेरिएबल को हम लीविंग वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे. लीविंग वेरिएबल हमारा S2 था, S2 से रिप्लेस हो जाएगा x2. अब इसके कोफिशिएंट क्या है? S1 का 0, x2 का कोफिशिएंट है 10 एंड S3 का कोफिशिएंट है 0. क्लियर? अब आते हैं फिर से फॉर्मूला अप्लाई होगा. लास्ट में जो बताया था लेक्चर में कि कैलकुलेट द न्यू रो. ठीक है? कैलकुलेट द न्यू रो फॉर x2. इसके लिए हम आते हैं आप लोग को आई थिंक चलिए कैलकुलेट न्यू रो फॉर x2 के लिए ओल्ड टेबल लेते हैं. कैलकुलेट न्यू रो किसके लिए? x2 के लिए. फॉर्मूला होता है ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाय की एलिमेंट. ठीक है? अब आते हैं ओल्ड वैल्यू क्या है हमारे लिए. फर्स्ट प्लेस पे देखते हैं. ओल्ड वैल्यू है 2 डिवाइड बाई की एलिमेंट इज 5, तो फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा 2/5. सेकेंड पे आते हैं. सेकेंड के लिए ओल्ड वैल्यू इज 5 डिवाइड बाई की एलिमेंट इज 5 इज 1, यानी सेकेंड प्लेस पे आ गया 1. थर्ड पे चेक करते हैं. थर्ड प्लेस पे ओल्ड वैल्यू इज 1, सॉरी थर्ड प्लेस पे 0 है. 0 की एलिमेंट इज 5, वैल्यू इज 0. फोर्थ प्लेस पे आ जाओ. 1 की एलिमेंट इज 5 डिवाइड 1/5. नेक्स्ट में वैल्यू इज 0 डिवाइड बाई 5 देन टर्म्स इज 0. तो अब आते हैं न्यू रो में. देख लीजिए क्या वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे. x2 की जो भी वैल्यूज आई हैं 2/5, 1, 0, 1/5 एंड 0 और लास्ट हमारा क्या था? 100. ये था ना 100 को भी किससे डिवाइड करोगे? 5 से, तो वैल्यूज आ जाएगी 20. क्लियर? x2 हमारी न्यू रो के लिए ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाय द की एलिमेंट से डिवाइड करेंगे, देन फाइंड आउट द न्यू रो. देन कैलकुलेट न्यू रो S1 एंड S3. अब हम जो हमारे पास रिमेइंग रो रह गई हैं लाइक S1 S3, तो S1 और S3 के लिए वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे. S1 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. कैलकुलेट रो S1. फॉर्मूला होता है ओल्ड वैल्यू
माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इनटू करस्पॉन्डिंग की रो डिवाइड बाय की एलिमेंट। क्लियर? ओल्ड वैल्यू देखो S1 की प्लेस पे क्या है, ओल्ड वैल्यू है 2, ठीक है ना, ओल्ड वैल्यू है 2, तो यहाँ पे हमने पुट किया 2 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम, इससे करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू क्या है 2, तो 2 इंटू करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू है 2 और की एलिमेंट कितना है 5, 2 माइनस 4/5, तो ये हो गया 5, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6/5। इट मीन्स दैट कि इसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा 6/5। सेम फिर से वही प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। ओल्ड वैल्यू है हमारी 2 माइनस करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू इज 2, करस्पॉन्डिंग की वैल्यू इज 5 डिवाइड बाई की एलिमेंट इज 5, वैल्यू कितनी आ गई 0, हमने इस पे पुट कर दिया 0, यहाँ पे आ गया 0। सेम आगे के लिए भी ओल्ड वैल्यू इज 1, करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू इज 0, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज 2, की एलिमेंट इज 5, वैल्यू कितनी आ गई 1, देन पुट द 1। ऐसे ही हम ओल्ड वैल्यू S2 एंड S3 के लिए भी कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगी वैल्यू माइनस का 2/5 0 और यहाँ पे 10। सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप, सेम फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर आते हैं S3, S3 के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, कैलकुलेट न्यू रो S3, ओल्ड वैल्यू इज 2, करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू इज 2, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज 3 डिवाइड बाई 5, 2 माइनस 6/5 इज इक्वल टू 4/5। क्लियर? तो ऐसे ही सेकेंड प्लेस के लिए भी काउंट कर लो, ओल्ड वैल्यू इज 3, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज 3 इंटू की रो वैल्यू इज 5 डिवाइड बाई 5, वैल्यू इज 0। तो सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो S3 की प्लेस पे जो वैल्यूज़ हमारी कैलकुलेट हो के आएंगी 4/5, 0, 0 माइनस का 3/5 एंड 1। मैं पूरा इस वजह से नहीं कैलकुलेट कर रही क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर अपलोड में प्रॉब्लम आती है। देन आपको मैथड बता दिया है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है या नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। देन आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब आगे चलते हैं, कैलकुलेट द जेड जे का मैथड सेम, 0 इंटू 6/5, 10 इंटू ये देखिए 0 इंटू 6/5 प्लस 10 इंटू 2/5 प्लस 0 इंटू 4/5। ठीक है, इसका सम करोगे आई थिंक ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पे जेड जे आ गया 4। सेम 0 इंटू दिस 0, 10 इंटू 1 10, 0 इंटू 0 तो वैल्यू आ गई 10, 1 इंटू 0 इज 0, 0 10 इंटू 0 तो सम करोगे 0, ये होगा -2/5 इंटू 0 इज 0 प्लस 10 इंटू 1/5 और प्लस का 0, तो 2 टर्म्स तो 0 हो जाएंगी, यहाँ पे वैल्यू आ गई 2 और ये आ गया 0। 10 इंटू 0 इज 0 प्लस 10 इंटू 20 200 प्लस 0 इंटू, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 200। CJ माइनस ZJ, 4 माइनस 4 इज 0, 10 माइनस 10 इज 0, 0 0 माइनस 2 इज -2 एंड 0। तो अब फिर से कंडीशन हम चेक करते हैं कि CJ माइनस ZJ लेस देन इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब आप चेक करो, देखो कंडीशन आई थिंक होल्ड हो रही है। CJ माइनस ZJ एट ऑल रो इज सेटिस्फाइड द कंडीशन, इट मीन्स दैट
होल्ड दी प्रॉपर्टी सी जे माइनस जेड जे। तो आगे क्या करेंगे, इट मीन्स दैट हमारा सोल्यूशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या मिल गया 200 एट द पॉइंट x2 इज इक्वल टू 20 और x1 इज इक्वल टू 0। रिमूव, हमें जहाँ भी ऑप्टिमल वैल्यू मिल जाए या हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई इट मीन्स दैट कि ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया। ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाता है तो वहीं पे हम अपने प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। अब हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई, मतलब x1 तो 0 है क्योंकि x1 पे वैल्यू आई नहीं है, x2 पे वैल्यू आ रही है 20 और z ऑप्टिमल हमारे पास आया है 200। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। क्लियर है? बट अगर आपको अपना आंसर चेक करना है कि ये राइट है या रॉन्ग है तो चेक द ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन जेड इज मैक्स जेड इज इक्वल टू वैल्यू जो दी हुई थी ना हमारे पास, उसमें x1 और x2 की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो मैक्स जेड इज इक्वल टू वैल्यू गिवन थी 4x1 प्लस का 10x2। तो 4x1 की वैल्यू हमने बोला 0 लेके, अगर वहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं है, और x2 की वैल्यू इज 20, देन ये वैल्यू आ गई 200। तो मैक्स जेड इज इक्वल टू 200, वही हमारा सोल्यूशन है। इट मीन्स दैट जो भी ऑप्टिमल सोल्यूशन हमारा निकला है या इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आया है, दिस इज ए राइट आंसर। क्लियर? आई थिंक आप लोगों को समझ में आना चाहिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पे लेके कमेंट कर सकते हो मुझे कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें कि और लोगों को भी ये वीडियोस मिल जाए ईज़िली, बहुत लोगों को समझ में आ जाए। ऑनलाइन जैसी क्लासेस चल रही हैं तो कंटेंट भी क्लियर हो जाए। बट इन केस अगर ऐसा कुछ है कंटेंट की नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।